हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्माकोगनोसी सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, जिसका ये अंतिम लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दूंगा, फिर एक्सरसाइज भी करवा दूंगा। ठीक है, ये सारे ड्रग्स कौन सा एग्जाम में आ जाए कोई गारंटी नहीं है। और काफ़ी सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर इस चैप्टर में ना जितने ड्रग्स दिए हुए हैं सारे ड्रग्स का याद नहीं हो पा रहा सारी चीज़ें। तो 100% आज तक ना मुझे याद हुआ है, ना आपको होगा, और ना ही जो टॉपर बच्चा होता है उसको याद होता है, और ना ही इवन प्रोफेसर्स जो कोग्नोसी के प्रोफेसर होते हैं उनसे मैं पूछ दूंगा अचानक से कि कॉल्चिकम सीड की फैमिली क्या है सर बता दीजिए, या फिर बायोलॉजिकल सोर्स, तो उनको भी थोड़ा सोचना पड़ सकता है ना। तो 100% कभी ये चैप्टर कवर नहीं होगा, लेकिन फिर भी बार बार मल्टीपल टाइम्स आपको रिविजन करना है, ताकि आपको लास्ट टाइम पर एग्जाम से एक दिन पहले सारे ड्रग्स अनसुने ना लगे, अनजान ना लगे, है ना। सारा ड्रग्स एक बार एग्जाम से पहले भी पढ़ के जाइएगा, है ना, और बार बार कोशिश करना है डेली कम से कम अभी से लेकर के 50 बार पढ़ लेना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। डेली आपको एक एक कैटेगरी के ड्रग्स को रिवीजन करना है, जैसे किसी दिन लेग्जेटिव किए तो किसी दिन कार्डियोटोनिक किए, किसी दिन कार्बोनेटिव किए, इस तरीके से रिवीजन करते रहना है अभी से एग्जाम तक, है ना। मैं बार बार कहता हूं इसीलिए क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, और अल्टरनेटिव ऑप्शन ये नहीं है कि आप इस चैप्टर को छोड़ दोगे। इस चैप्टर को छोड़ोगे सीधा कोग्नोसी में लटक जाओगे, सीधे सीधे लटक जाओगे, है ना। मतलब बीटी यूपी तो आपको बैक लगाने के लिए बैठा ही है, और आप उसके पास चले गए इस तरीके से, तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये चैप्टर आपका 5A, है ना, 5B एंड 5C में बटा हुआ था। 5C का ये पार्ट 4 है, जैसा कि आपने देखा है थंबनेल पर लिखा हुआ है पार्ट 4, है ना। तो 5C का पार्ट 4 में हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स में बचे हुए कुछ ड्रग्स पढ़ने वाले हैं, एंड मिसलेनियस में हर एक ड्रग इंपॉर्टेंट है। स्क्विल्स ले लो, गॉल्स ले लो, अश्वगंधा ले लो, वसाका, तुलसी, गुगुल, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा एंड थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा अगर अटेंटिव नहीं, देखो पास होने से मतलब अगर जो बैक लगने से बचना है तो एक ही तरीका हो सकता है दोस्त, कि आप ब्लाइंडली जो है ना किसी एक टीचर को फॉलो करें, अब आपको जिससे समझ में आए, है ना। अगर आप इधर उधर बौखते रह जाएंगे, देख काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, पढ़िए इधर उधर भी पढ़िए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपको शुरू से अंतिम तक सिलेबस करवा रहा है उसके लेक्चर्स को इग्नोर करने लग जाइए। लास्ट टाइम पे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको वीडियोस मिलेंगे, वो आपका सेकेंडरी चॉइस होना चाहिए। प्राइमरी चॉइस वो होना चाहिए जो कि आप शुरू से फॉलो किए हैं, ताकि जिस पर आपका मेहनत किया हुआ है, जिस पर आपका पकड़ बनाया हुआ है, उसको आप रिवीजन करोगे तो कम मेहनत में आप ज़्यादा बेटर उससे रिजल्ट निकालोगे। लेकिन अगर आप हर समय कुछ नए कंटेंट के चक्कर में रहोगे तो फिर पता चलेगा कोई भी दिमाग में सेट नहीं होगा, और एट द लास्ट टाइम आप हैंग हो जाओगे, है ना। आपको कुछ समझ में नहीं आने लगेगा। लास्ट टाइम पे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। आप पहली बार शायद डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हो, मैं 5 साल पहले खुद भी फर्स्ट ईयर में था, 5 साल से बच्चों को देख रहा हूँ। मतलब एवरेज, बिलो एवरेज, एवरेज जो मेडिकल स्टोर पे काम करता है, जिसके 4 बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट से लेकर के टॉपर स्टूडेंट जो पुष्पम शुक्ला पिछले साल का रहा, है ना, हमारे बैच से निकला। तो हर तरीके के विद्यार्थियों को देखा हूं, और हर तरीके के विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग मैं लेकर चलता हूं। मैं कोशिश करता हूं एकदम शुरू से पढ़ाने का, एकदम बेसिक से, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लेक्चर्स ना देखें बिल्कुल आपके लिए अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल रहेगा, एग्जाम के लिए हेल्पफुल ही रहेगा। लेकिन जो प्राइमरी फोकस है उससे बिल्कुल भी ना भटकें, एक अच्छा स्ट्रेटेजी यही होता है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, समझ रहे हो। हाँ चलो, फार्मास्यूटिकल एड्स, हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स में पिछले लेक्चर में कुछ ड्रग्स पढ़ लिए थे, जैसे कि फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है ये पढ़े थे, एंड उसमें आपने कोलिन पढ़ लिया था, फिर उसके बाद आपने लैनोलिन पढ़ लिया था, फिर उसके बाद आपने बीजवैक्स पढ़ लिया था। अब है हम लोग पार्ट 4 में आते हैं, जिसमें कि आपको आगे के ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन कराना चाहूँगा कि व्हाट डज द मीन फार्मास्यूटिकल एड्स, यानी कि फार्मास्यूटिकल एड्स का मतलब क्या होता है।
एड्स मतलब होता है एडिटिव्स, ये एड्स बीमारी नहीं, एडिटिव्स की बात कर रहे हैं, है ना। स्यूटिक्स में जब आप बात करते हो तो ये एडिटिव्स होते हैं। एडिटिव्स का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग एजेंट। क्या होता है इसका मतलब? हेल्पिंग एजेंट। हेल्पिंग एजेंट यानी मदद करने वाला। जैसे आपको पता है कि कोई भी दवा बनती है, कोई भी डोजेस फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल, इमल्सन, सस्पेंशन, सिरप, एलिक्सर, जो भी आप डोजेस फॉर्म ले लो, उसमें मेनली दो चीजें होती हैं। एक तो होता है एपीआई, कोई भी डोजेस फॉर्म, उसमें एक चीज होता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, है ना। जैसे डोलो 650 mg का टैबलेट है तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसका कंपोजिशन क्या है? पैरासीटामोल है। बाकी और भी चीजें उसमें मिलाई जाती हैं ताकि उस टैबलेट को सुटेबल बनाया जा सके, अच्छा बनाया जा सके, ताकि आप उसको कंज्यूम कर सकें। तो उसमें अलग से एक्सिपिएंट जैसे बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, लुब्रिकेटिंग एजेंट वगैरह ऐड किया जाता है, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, अलग अलग तरीके के डोजेस फॉर्म में सुटेबल एक्सिपिएंट्स ऐड किए जाते हैं, जिसको एडिटिव्स कहते हैं, ऐसे एक्सिपिएंट्स भी कहते हैं। तो ये दोनों मिल करके डोजेस फॉर्म बनता है। तो एपीआई तो वो पार्ट है जो एक्चुअली ड्रग है, एक्चुअली ड्रग है यानी दवा है ना, दवा है जो कि बीमारी को ठीक करेगा, जिसका कि थेरेपेटिक रोल है, थेरेप्यूटिक रोल है, जिसको कि थेरेपेटिक रोल है। लेकिन एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स वो पार्ट होता है दवा का जो कि थेरेपेटिक रोल हो भी सकता है थोड़ा बहुत, नहीं तो ना के बराबर होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग में। टैबलेट इसके बिना बन ही नहीं सकता है, टैबलेट इसके बिना बन ही नहीं सकता है, ध्यान रखना। तो अगर दवा का कोई भी डोजेस फॉर्म है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एपीआई, एपीआई का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एंड एक्सिपिएंट्स भी आपको याद रखना है क्या होता है, ठीक है। चलो, तो फार्मास्यूटिकल एड्स की बात कर रहे थे हम लोग। क्या होता है? कह रहा है द सब्सटेंस विच हैव लिटिल और नो थेरेप्टिक वैल्यू, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिसके पास लिटिल यानी थोड़ा बहुत या बिल्कुल भी थेरेप्टिक वैल्यू ना हो, बट इसेंशियली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन फिर भी अलग अलग फार्मास्यूटिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसको हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं। यानी ऐसे सब्सटेंस जिसका लिटिल या तो थेरेपेटिक मतलब बिल्कुल कोई थेरेपेटिक वैल्यू ना हो, बट इसेंशियली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल, है ना, उसी को हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं। कह रहा है दे मे बी ऑब्टेन्ड बाय मेनी सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से ऑब्टेन किया जा सकता है, जैसे एनिमल से, वेजिटेबल से, मिनरल से, सिंथेटिक से, है ना। जैसे कि आपको देख लो कि ये दे आर नॉट एपीआई, एक्चुअली ये एपीआई नहीं होते, एपीआई से हटके जो चीजें होती हैं, है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब आपके सिलेबस में जो फार्मास्यूटिकल एड्स में ड्रग्स दिए हुए हैं, कौन कौन सा दिया हुआ है? एक दिया हुआ है कोलिन, है ना, कोलिन, है ना, लैनोलिन, है ना, फिर बीजवैक्स, अकेसिया, ट्रेगाकेंथ, सोडियम अलिग्नेट, अगार, ग्वारगम, जिलेटिन। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे कल? कोलिन पढ़ चुके थे, लैनोलिन पढ़ चुके थे, है ना, एंड बीजवैक्स पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग अकेसिया से कंटिन्यू करेंगे, है ना, एंड उसके बाद मिसलेनियस वाला पार्ट भी कवर करेंगे। तो चलिए अकेसिया से शुरू करते हैं। एक बार आप सभी लोग कमेंट में हेडिंग डाल देंगे, या तो अपने पेपर में जो भी आप पढ़ने बैठे तो एक पेन पेपर लेकर बैठें और वहां पर रफली आप अकेसिया लिख लीजिए ताकि दिमाग में सेट हो जाए, है ना। लिखने से होता है क्या कि आपके दिमाग में वो सेट होता है। अकेसिया क्या है? क्या ये कोई ड्रग है या फिर क्या इसका कोई थेरेपेटिक वैल्यू है? नहीं, बहुत ज़्यादा मेजर थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है। तो इसका महत्व क्या है? दवाओं के बनाने में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये एक प्रकार का गम है ना, जो कि बाइंडिंग एजेंट के तौर पर अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्या देखो, अकेसिया, इसको हम लोग अकेसिया गम, इंडियन गम या गम अरेबिका भी कहते हैं। हाँ, इसका सिनोनिम्स आपको याद रखना है। इसी को अकेसिया गम कहते हैं या इंडियन गम कहते हैं या गम अरेबिका कहते हैं, अरेबिक कहते हैं। आपसे सवाल आ जाएगा, बताओ भैया अकेसिया किस प्रकार का ड्रग है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड? तो जो बच्चे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े हैं वो बहुत बेटर आंसर करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, है ना। बताइए, आप लोग बताइए फटाफट से कि अकेसिया किस प्रकार का ड्रग है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड? तो वेरी गुड, अनऑर्गेनाइज्ड क्या होते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड वैसे ड्रग होते हैं जो कि आपका प्लांट के कहीं ना कहीं, जैसे कि लेटेक्स, गम, रेजिन, एक्सुडेट, मिल्की एक्सुडेट, इस तरीके की चीज़ों से प्राप्त हो, उसको हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कह देते हैं। लेकिन जो प्लांट के डायरेक्टली पार्ट जैसे लीफ,
रूट, फ्रूट, सीड, स्टेम, बार्क, इस तरीके की चीज़ों से प्राप्त होता था, तो वो ऑर्गेनाइज्ड में आता था। तो अकेसिया एक प्रकार का अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, क्योंकि ये एक प्रकार का गम है। तो आपको नाम याद रहेगा अकेसिया गम या इंडियन गम, तो आपको बहुत हेल्प भी मिलेगा कि हाँ भैया ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं अक्सर, ठीक है। चलो, बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करोगे, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है ना, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। कह रहा है अकेसिया इज ड्राइज गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अकेसिया सिनेगल, है ना, सेनेगल। प्लांट का नाम है अकेसिया सिनेगल, प्लांट का नाम है अकेसिया सिनेगल, है ना, प्लांट का नाम है अकेसिया सिनेगल, है ना, सिनेगल, अकेसिया सिनेगल नाम का प्लांट है। उसके ब्रांचेज, है ना, उसके ब्रांचेज से जो ड्राइड गम निकलते हैं उससे प्राप्त होता है। तो अकेसिया इज द ड्राइज गमी एक्सुडेशन, गमी एक्सुडेशन होता है जो ऑब्टेन्ड होता है स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अकेसिया सिनेगल, सेनेगल, प्लांट का नाम है अकेसिया सिनेगल, उसके ब्रांचेज और स्टेम से प्राप्त होता है गमी एक्सुडेशन से। कह रहा इन इंडिया, इंडिया में इट इज फाउंड एज ड्राइड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम्स एंड ब्रांचेज ऑफ द अकेसिया अरेबिका। इंडिया में अगर बात करें तो जो आपका है ये प्राप्त होता है वही ड्राइड गमी एक्सुडेशन, कहाँ से, किसके, स्टेम और ब्रांचेस से, तो प्लांट का नाम है अकेसिया अरेबिका, ठीक है। तो अकेसिया अरेबिका, अकेसिया सिनेगल, सिनेगल, इंडिया में ज़्यादा कॉमन कौन सा है, अकेसिया अरेबिका है। क्या है, अकेसिया अरेबिका, तो आप ये भी लिख सकते हैं। एंड इसकी फैमिली क्या है, लिग्यूमिनेसी, इसकी फैमिली क्या है, लिग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है ना। इसकी फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर आप बात करोगे तो कंसिस्ट ऑफ अरेबिन, ये तैयार होता है, किससे बना होता है, इसमें अरेबिन होता है जो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम साल्ट ऑफ अरेबिक एसिड। यानी कि इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर आप बात करेंगे अकेसिया की तो इसमें अरेबिन होता है ना, कंसिस्ट ऑफ अरेबिन। जो अरेबिन है वो एक्चुअली किस चीज से बना हुआ है, तो वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम साल्ट का, अरेबिक एसिड का। एंड अरेबिक एसिड इज अ ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड, ये एक ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, ये एक ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है। कंटेन्स 12 to 15% of water and many enzymes such as oxidase, peroxidase and pectinase। कहने का मतलब है इसमें 12 से 15% वाटर पाया जाता है, जो कि जैसे कि आपके ऑक्सीडेज, पर है ना, पैक्टिनेज जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसमें होती हैं। ओके, ये अकेसिया का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट था। अब अगर इसके थेरेपेटिक यूजेस में आ जाओ तो ये आपका डिमल्सेंट की तरह काम करता है। डिमल्सेंट क्या होता है, डिमल्सेंट वो होता है जो आपके कहीं ना कहीं म्यूकस जो होता है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं आपके बॉडी के अंदर, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो म्यूकस वाला लेयर है, उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम, उसको स्मूथ कर, मतलब उसको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है, ठीक है ना। सादर अहमद कह रहे हैं सर आज मेरी शादी है, अरे आकाश कह रहे तो जाओ करो शादी, यहाँ क्या कर रहे हो अरे शादी हो सकता है चलो भाई कोई बात नहीं, है ना, कंग्रेचुलेशंस ब्रो मुबारक हो, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम ये दुआ है हमारी ठीक है, चलिए अभी हम लोग इधर आते हैं। अभी फिलहाल ठीक है शादी, अच्छा अभी तो शादी वाले बाराती चले गए हैं कि बारात वाले गाड़ी में बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, चलिए, है ना। तो 7 फेरे का टाइम है, अच्छा शादी है या फिर शादी के बाद वाला जो होता है ऐसा कुछ है, जैसे जिसको क्या कहते हैं, शादी के बाद वाला दिन होता है ना एक ये क्या कहते हैं उसको, शादी के बाद वाले दिन में एक पार्टी रखी जाती है, उस पार्टी का नाम क्या है,
अरे नहीं यार, हनीमून की बात नहीं कर रहा हूँ यार, आप लोग गजब हो यार, आप लोग तो ले डूबोगे हमको यार। शादी के बाद वाले दिन को मैं बोल रहा हूँ, शादी के बाद वाला जो दिन होता है ना, पार्टी होती है एक क्या रिसेप्शन पार्टी शायद उसको कहते हैं, बहु भोज, हाँ रिसेप्शन। अरे यार गजब करते हो आप लोग यार, हनीमून आप लोग ना चलिए थेरेपेटिक यूजेस की बात करते हैं। इट इज यूज्ड एज डिवल्सेंट, मैं बोला कि रिसेप्शन है या शादी यार, तो आप लोग हनीमून पे चले गए यार, गजब करते हो। चलो यार हनीमून भाई होना चाहिए, हनीमून अच्छी बात है ना। इट इज़ यूज एज डिमल्सेंट, ठीक है, डिमल्सेंट की तरह काम करता है। इट इज़ यूज फॉर इमल्सिफिकेशन और एज अ थिकनिंग एजेंट इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में हाँ, अकेशिया का हम लोग इमल्सिफिकेशन एजेंट भी है, इमल्सिफाइंग एजेंट भी है। अगर आपको मैं एक बार कैस्टर ऑयल का इमल्सन बना रहा था तो वहाँ पर अकेशिया गम का इस्तेमाल किया था, है ना। तो इमल्सिफिकेशन यानी कि अगर जो ऑयल और वाटर आपका मिक्स नहीं हो रहा है तो आप अकेशिया गम उसमें डाल दो तो दोनों को मिक्स करा देता है ना। एंड थिकनिंग एजेंट, थोड़ा गाढ़ा भी कर देता है। एंड इट इज हेल्पफुल इन द बाइंडिंग ऑफ टैबलेट, फॉर एग्जाम्पल लोजेंजेस। देखो मैंने बताया था ना, बाइंडिंग ऑफ टैबलेट, टैबलेट में बाइंडिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि कफ लोजेंजेस, कुछ ऐसे दवा होते हैं जो कि कफ गले को आराम देता है, जैसे कि कफ लोजेंजेस, जैसे स्ट्रेप्सिल्स, विक्स, दवा लेकर के चूसते हो ना, है ना, है ना, है ना, लोजेंजेस याद रखना, है ना। कफ लोजेंजेस, खांसी के लिए जो चूसने वाली टैबलेट होती है ना, लेकर के मुंह में चूसते हो ना, हाँ वो वाला टैबलेट जो होता है उसमें बाइंडिंग के तौर पर अकेशिया का इस्तेमाल होता है। एंड इट कैन बी गिवन ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस एज वेल, है ना, हीमोडायलिसिस एज वेल, कहने का मतलब हुआ कि हीमोडायलिसिस में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, हाँ गुड। नेक्स्ट है ट्रेगाकेंथ। ट्रेगाकेंथ ड्रग का नाम है, ट्रेगाकेंथ। ये भी एक ड्राइड गमी एक्सुडेट है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम्स एंड ब्रांचेज ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनेसी। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट से प्राप्त होता है, ये भी एक प्रकार का गम होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। कह रहा है अदर नेम, इसको हम लोग गम ट्रेगाकेंथ कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करोगे तो इट इज द एयर ड्राइड गमी एक्सुडेट, ये एक एयर ड्राइड गमी एक्सुडेट है। फ्लावरिंग नेचुरली ऑब्टेन्ड बाय इंसीजन फ्रॉम स्टेम्स एंड ब्रांचेज ऑफ द एस्ट्रागेलस गुमिफर, यानी कि प्लांट का नाम है एस्ट्रागेलस गुमिफर, है ना, एस्ट्रागेलस गुमिफर, उसके ब्रांचेज के स्टेम के इंसीजन लगाने से प्राप्त होता है। एंड फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करोगे तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्टिकल फ्रैक्शन, है ना, इसमें 2 मेनली आपके वर्टिकल फ्रैक्शन होते हैं। फर्स्ट बिंग वाटर सोल्यूबल ट्रेगाकैंथिन, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि कौन सा ट्रेगाकेंथ में कई बार पूछा हुआ है, कम से कम ये याद कर लेना, एकदम लिख के रख लो, हाथ में अभी लिख लो, नोट कर लो। कौन सा ट्रेगाकेंथ में 2 क्या कहते हैं मेनली टाइप के केमिकल कॉन्स्टेंट है, एक तो वाटर सोल्यूबल और एक होता है वाटर इनसोल्यूबल। पूछा जाता है कौन सा वाटर सोल्यूबल है कौन सा वाटर इनसोल्यूबल है, तो एक्चुअली जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है वो ट्रेगाकेंथीन होता है। एंड जो वाटर इनसोल्यूबल होता है ना, वाटर इनसोल्यूबल उसको बेसोरिन कहते हैं। एंड बोथ आर नॉट सोल्यूबल इन एल्कोहल, याद रखना। ट्रेगाकेंथ मैं बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इस बार हो सके आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में, नहीं तो एमसीक्यू में अक्सर पूछा गया है, जो पूछा गया है वो तो इंपॉर्टेंट है ना। ट्रेगाकेंथ में मेनली 2 प्रकार के, एक वाटर सोल्यूबल एंड एक वाटर इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल, ठीक है। वाटर सोल्यूबल की अगर हम बात करते हैं तो वाटर सोल्यूबल में क्या आ जाता है आपका, ट्रेगाकेंथीन आ जाता है, वो क्या आ जाता है, ट्रेगा, है ना, ट्रेगाकेंथीन आ जाता है। जबकि इनसोल्यूबल की अगर बात करें तो बेसोरिन आ जाता है, क्या आ जाता है, बेसोरिन आ जाता है, बेसोरिन, बेसोरिन, ठीक है। वाटर सोल्यूबल की बात करोगे तो ट्रेगाकेंथीन आ जाता है, एंड इनसोल्यूबल की बात करोगे तो बेसोरिन आ जाता है। एंड ट्रेगाकेंथीन और बेसोरिन दोनों अल्कोहल में इनसोल्यूबल है, यानी अल्कोहल में सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना, हाँ, है ना। देखो एगो गाना सुने हो, बस कर रे पगली अब रहे दे, दर्द दिले बड़ा पहले उस सहे दे, समझ रहे हो ना, हाँ। तो बस कर ए पगली, है ना। देखो वाटर में सॉल्युबल कब तक होगा, कब तक होगा, अब नहीं होना है इसको, तो ये कहेगा क्या, बस कर रे पगली अब रहे दे, दर्द दिले बड़ा पहले तू सहे दे, है ना। तो ध्यान रखना, बस कर पगली यानी अब वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, यानी वाटर इनसोल्यूबल बेसोरिन, बाकी जो बचा ट्रेगाकेंथीन वो वाटर सोल्यूबल होता है। याद रखना, हम ऐसे याद रखें, बस अब नहीं वाटर में सोल्यूबल होना है, अब नहीं, बस कर रहे पगली रहे दे।
है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है, इसीलिए मैं इसका ट्रिक बना दिया हूं, है ना। चलो, थेरेपेटिक यूजेस, कह रहा इट इज यूज्ड एज डिमल्सेंट इन कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशन। हाँ, डिमल्सेंट की तरह इस्तेमाल होता है, जो कि आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। आपको डायरिया के मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल होता है इसका। एंड यूज्ड एज एमोलेंट इन कॉस्मेटिक्स, एमोलेंट होता है जो स्किन फटा उटा है, स्किन सूद, मतलब स्किन को सूद करने वाले, सूद आउट करने वाले जो दवाएं कॉस्मेटिक्स होती हैं, क्रीम वगैरह होता है, उसमें इमोलेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंड ये एमल्सीफाइंग एजेंट भी है, जो भी गम है वो कहीं ना कहीं एमल्सीफाइंग एजेंट भी होता है। एंड बाइंडिंग एजेंट के तौर पर भी टैबलेट में इस्तेमाल होता है। एंड ये स्टेबलाइजर के तौर पे भी आइसक्रीम वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है ड्रग सोडियम अलिग्नेट। नेक्स्ट ड्रग है सोडियम अलिग्नेट। नेक्स्ट ड्रग है सोडियम अलिग्नेट। कह रहा इट इज द सोडियम साल्ट ऑफ एलिजिनिक एसिड, ये एक सोडियम साल्ट है एलिजिनिक एसिड का। अदर नेम्स की बात करो तो इसी को एल्जीन, एल्जीनिक एसिड, कैल्जीन माइनस या तो प्रोटेनल भी कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है, मत याद रखना। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, सिनोनिम्स की बात कर रहा हूं। इट इज अ पॉलीयूरोनिक एसिड कंपोज्ड ऑफ रिड्यूस्ड क्या कहते हैं मैन्यूयूरोनिक एसिड एंड ग्लूकोरोनिक एसिड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्गल ग्रोथ ऑफ स्पीसीज मैक्रोसिस्टिक स्पाइरिफायरा लेमिनेरिया, है ना, हाइपर क्या कहते हैं हाइपरबोरियन। कहने का मतलब है जो आपके एल्गल ग्रोथ है, एल्गी है ना, एल्गी है, मैक्रोसिस्टिस पोरीफेरा होता है, एंड लेमिनेरिया क्या कहता है हाइपर बोरेन होता है, उससे प्राप्त होता है ये, है ना। ये कह रहा है क्या, जो सोडियम एलिग्नेट है ये पॉलीयूरेनिक एसिड है, जो बना होता है रिड्यूस्ड मैन्यूयूरेनिक एंड ग्लूकोरोनिक एसिड से, जो कि ऑब्टेंड होता है एल्गल ग्रोथ से, और किस स्पीसीज के, मैक्रोसिस्टिक स्पाइरिफेरा या तो लेमिनेरिया हाइपर बोरन के, ठीक है। हाँ चलो, एंड फैमिली है फियोफाइसी, क्योंकि फियोफाइसी यानी कि आपका ये, क्योंकि आपके क्या कहते हैं एल्गी है ना, इसीलिए। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करोगे तो इट कंसिस्ट ऑफ द सोडियम साल्ट ऑफ एलिजिनिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एलिजिनिक एसिड से बना होता है। एंड एल्जिनिक एसिड मेनली कंपोज्ड ऑफ मैन्यूयूरोनिक एंड ग्लूकोरोनिक एसिड, तो इसमें मैन्यूयूरोनिक एंड क्या कहते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड होते हैं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट ड्रग है अगार। बैक्टीरिया का कल्चर में इस्तेमाल होता है, बैक्टीरियल कल्चर में। जब आप लोग क्या कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी का लैब शायद किए होंगे, नहीं तो शायद आप लोग में नहीं होता होगा। हम लोग जब माइक्रोबायोलॉजी का लैब करते हैं तो वहाँ पर जितने भी आपके बैक्टीरियल कल्चर होता है वो अगार मीडियम में ही किया जाता है ना, तो उसमें मेजर तौर पर अगार रखा जाता है। कह रहा है देखो अगार क्या है, ये एक ड्राइड जिलेटिनस सब्सटेंस है जो एल्गी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, एल्गी से, शैवाल से, है ना। इसी को हम लोग अगार अगार या वेजिटेबल जिलेटिन भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, वेजिटेबल जिलेटिन अगार को कहते हैं, ओके। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो इट इज ड्राइड जिलेटिनस सब्सटेंस, ड्राइड जो चिपचिपा जिलेटिनस सब्सटेंस, मतलब अगर कभी भी समझना है तो ऐसा समझ लो, नाक का नेटा निकाल लो और कैसे एकदम चिप 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 करता है, जिलेटिनस उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ड्राइड जिलेटिनस सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रैक्शन विथ वाटर फ्रॉम जेलिडियम एमांसी और वेरियस स्पीसीज ऑफ रेड एल्गी लाइक ग्रेसिलेरिया, यानी कि जो रेड एल्गी है गेलिडियम एमांसी, है ना, उसी के आपके क्या कहते हैं से प्राप्त होता है। कह रहा है इट इज ड्राइड जिलेटिनस सब्सटेंस, ड्राइड जिलेटिनस सब्सटेंस होते हैं जो एक्सट्रैक्शन करने से प्राप्त होता है, किसके, गैलिडियम एमांसी नाम के रेड एल्गी से। ये देखो रेड एल्गी है, उससे आपको अगार मिलता है। एंड इसके फैमिली होती है गैलिडेसी, गैलिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। चलो, एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो अगार इज अ कॉम्प्लेक्स हेटेरोपॉलीसेकेराइड एंड कंटेन टू डिफरेंट पॉलीसेकेराइड नोन एज अगारोज एंड अगारोपेक्टिन। कहने का मतलब है कि अगार कॉम्प्लेक्स हेटेरोपॉलीसेकेराइड से बना होता है और इसमें दो प्रकार के डिफरेंट पॉलीसेकेराइड है, एक तो है अगारोज, एक तो है अगारोज, एंड दूसरा क्या है अगारोपेक्टिन, दूसरा क्या है अगारोपेक्टिन, ठीक है, गुड। एंड अगारोज इज न्यूट्रल गैलेक्टोज पॉलीमर, ये एक प्रकार का न्यूट्रल गैलेक्टोज पॉलीमर है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेल लाइक प्रॉपर्टी ऑफ अगार। एंड अगार का जो जेल लाइक प्रॉपर्टी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, यही, है ना, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट था। अब इसके थेरेपेटिक यूजेस की अगर बात करोगे तो इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, है ना, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या, किसी को लंबे समय से कब्ज का समस्या है तो उसमें भी हो जाएगा। एंड इसको लेग्जेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एंड ये इमल्सीफायर भी होता है एंड सस्पेंडिंग एजेंट भी होता है। एंड यूज्ड इन द जेल ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया, हाँ बैक्टीरियल कल्चर के लिए जब न्यूट्रिएंट मीडिया बनाते हैं उसमें जेल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अगार का, है ना, गुड। अब आते हैं ग्वारगम, है ना,
कह रहा है देखो, प्रोड्यूस्ड बाय द सीड्स ऑफ काइमोल्ट इन सीड गम पेप्सिस, है ना। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखना, इसका अदर नेम्स में आ जाओ, जैगुआर गम, गम फ्लोर, या तो डेकोरपा इसको कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करोगे तो ग्वारगम इज सीड गम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पाउडर्ड एंडोस्पर्म ऑफ द सीड ऑफ काइमोप्सिस टेट्राग्नोलोबस, यानी कि प्लांट का नाम है काइमोप्सिस टेट्राग्नोलोबस, उसके ड्राइड सीड से प्राप्त होता है। ड्राइड के कहते हैं ग्वारगम इज सीड, है ना, गम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पाउडर्ड एंडोस्पर्म, है ना, ऑफ द सीड्स ऑफ काइमोप्सिस टेट्राग्नोलोबस, एंड फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी। फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करेंगे तो वाटर सोल्यूबल पार्ट है ग्वारगम का, मेनली कंटेन्स हाई मोलिकुलर वेट पॉलीसेकेराइड दैट इज नोन एज गैलेक्टोमेनन, उसी को हम लोग गैलेक्टोमेनन कहते हैं, या तो उसी को हम लोग ग्वारन कहते हैं। एंड इसमें आपके 5 से 7% प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, 5 to 7% प्रोटीन। सस्पेंडिंग एजेंट यानी कि कोई भी पार्टिकल सस्पेंशन बनाने के लिए जो जरूरत पड़ता है, हेल्पिंग। इमल्सिफाइंग एजेंट जो इमल्सन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब सस्पेंशन क्या होता है, तो कोई भी सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल सॉलिड मास को डाल दो, जैसे कि पानी में मिट्टी डाल दो, उसको घोलना है तो वो होता है, ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट। थेरेपेटिक यूजेस की अगर बात करोगे तो इसका इस्तेमाल बाइंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, बल्क लेग्जेटिव भी होता है, एंड पेप्टिक अल्सर के थेरेपी, यानी कि पेट में आंत में कहीं पे घाव हो जाता है ना, तो उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है जिलेटिन। जिलेटिन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जिलेटिन जानते हो? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर शाकाहारी हैं शुद्ध, जिनको लगता है कि अभी तक वो कुछ भी मांसाहारी चीजें कंज्यूम नहीं किए हैं? कितने लोग ऐसे हैं? वो हाथ में क्या कहते हैं, ऐसे करें, कुछ ऑप्शन दे। श्याम पनी प्रमोद, ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं, प्रिया मिश्रा जी हैं, है ना, उजाला जी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि अगर जीवन में आपने कभी भी कैप्सूल खाया है तो आप प्योर वेजिटेरियन तो नहीं हो, यानी कि आपने जानवरों के चमड़ी और स्किन, हड्डी चमड़ी से बने हुए कैप्सूल्स खाए हैं, है ना। बहुत जानकर हैरानी होगी कि जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल आप जानते होंगे, कैप्सूल्स का जो आउटर कवरिंग होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, एक तो होता है मुलायम वाला और एक होता है हार्ड वाला। तो दोनों ना किससे बना होता है, जिलेटिन से बना होता है। उसका जो आउटर कवरिंग है वो किससे बना होता है, जिलेटिन से बना होता है। एंड ये जिलेटिन पता है किससे प्राप्त होता है, जानवरों के, है ना, एनिमल्स के बोन और स्किन से प्राप्त होता है ना, बोन और स्किन को गला करके प्राप्त होता है। तो अगर आप, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है इसका, है ना। तो अगर आपने कभी भी जीवन में खाया है, जैसे देखिए कह रही है, पढ़िए, ये एक प्रोटीन डेरिवेटिव है ना, ये एक प्रोटीन डेरिवेटिव है जो कि ऑब्टेन्ड होता है डोमेस्टिक एनिमल से, है ना, पालतू जानवरों से। अदर नेम्स इसी को जेल फॉर्म, प्यूरा जेल या तो जेलेटिनम भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करो तो जेलेटिन इज प्रोटीन डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग एंड एक्वस एक्सट्रैक्ट, है ना, मेड फ्रॉम बोन्स, देख लो, बोन्स, स्किन्स एंड टेंडन्स ऑफ वेरियस डोमेस्टिक एनिमल। सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज आर, जैसे ऑक्स, बैल, बैल का चमड़ी हड्डी से प्राप्त होता है, बॉस ट्यूरास, जिसको सिप, है ना, ऑक्स को हम लोग बैल, है ना, बैल का जो साइंटिफिक नेम है बॉस टैरुस उसको कहते हैं। एंड सिप ओविस एराइजेज, है ना, ओविस एराइजेज, ठीक है ना, ओविस एराइजेज जो कहते हैं उसको, उसका अनफैमिली बॉविडे फैमिली से लोग बिलोंग करता है। तो ओवरऑल जिलेटिन एक प्रोटीन डेरिवेटिव है जो कि एक्वस एक्सट्रैक्ट के इवेपोरेशन करते हैं, किसका, बोन्स, स्किन एंड टेंडन का, कुछ डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि बैल और भेड़ के चमड़ियों एवं हड्डियों से बनता है। टैबलेट नहीं बनता, है ना, टैबलेट में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिलेटिन जो होता है ना, कहीं पे भी जिलेटिन का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि आपका कैप्सूल के ऊपर जो आउटर कवरिंग है पूरी तरीके से जिलेटिन का बना होता है, तो वो कहीं ना कहीं, है ना, है ना। चलो देखो, जब बात जान पे आ जाएगी ना तो कुछ गलत और सही नहीं होता, जान बचाना होता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, या तो किसी अलग महिला के जननांग को नहीं देख सकते हैं, जाहिर सी बात है इलीगल होगा, गलत बात होगा।
लेकिन जब वही महिला का तबीयत खराब होता है, यूरिन रिटेन कर जाता है, यूरिन रिटेन कर जाता है ना, यूरिन रिटेन कर जाता है, यानी कि ब्लैडर में यूरिन अटक गया है और उसको यूरिनेशन नहीं हो रहा है, पेशाब नहीं उतर रहा, वो परेशान हो जाएगी। उस कंडीशन में अगर फीमेल स्टाफ नर्स नहीं है तो क्या होता है पता है? उस समय पे ये नहीं देखा जाता है कि मेल है या फीमेल है, पेशेंट को पेशेंट के नज़रिए से देखता है एक डॉक्टर या तो स्टाफ नर्स या तो जो भी हो, कोई भी मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर है। तो वहाँ पर ये गलत नहीं होता है, वहाँ पर ये गलत नहीं होता है, वहाँ पर ये इंटेंशन उसका किसी का छेड़खानी करना नहीं है, इंटेंशन जान बचाना है, इंटेंशन जान बचाना है। तो वहाँ पर कैथेटराइजेशन किया जाता है, फॉलिस कैथेटर यूरेथ्रा में इंसर्ट किया जाता है, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो। फीमेल का मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लोग ऑफेंसिव फीमेल के मामले में होते हैं, है ना। तो फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि फीमेल नर्स ही होनी चाहिए। अगर इन केस इमरजेंसी में नहीं है अवेलेबल तो क्या करोगे, मरने दे दोगे? नहीं ना, जान बचाओगे। हाँ, अगर इन केस सर्जरी होनी है, अगर सर्जरी होनी है ना, और सर्जरी होना है तो पूरे एरिया के वहाँ पे एरिया को पूरा प्रॉपर क्लीन की जाती है। तो इस आपका इंटेंशन क्या है उससे पता चलता है कि वो गलत है या सही है, समझ रहे हो बात को, है ना। हाँ, सॉफ्ट जिलेटिन एंड हार्ड जिलेटिन दोनों में यूज होता है, समझ रहे हो। हाँ, गुड। चलिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें। मैं बस यही समझाना चाह रहा हूं कि इंटेंशन क्या होता है उसके हिसाब से। कह रहे देखो, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन ग्लूटीन, प्रोटीन ग्लूटीन से बना होता है, एंड विच वन ऑफ हाइड्रोलाइज गिव मिक्सचर्स ऑफ अमीनो एसिड, जब उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो अमीनो एसिड वगैरह देता है। अमीनो एसिड इंक्लूड ग्लाइसिन, देखो इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं, जैसे ग्लाइसिन, अलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, एस्पार्टिक एसिड, हिस्टिडीन, लाइसिन, ये सब पाए जाते हैं इसमें, है ना। गुड। थेरेपेटिक यूजेस की बात करेंगे तो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट, सपोजिटरीज, कैप्सूल्स प्रिपेयर करने में इस्तेमाल होता है। पेस्ट बनाना हो, सपोजिटरीज बनाना हो, कैप्सूल बनाना हो, उसमें इस्तेमाल होता है। सपोजिटरी ऐसे ड्रग्स डोजेस फॉर्म होता है, जैसे कि कभी देखे हो एनिमा, है ना, तो एनस के द्वारा डाला जाता है, या तो सपोजिटरी कुछ इस तरीके से कोनिकल शेप का होता है, उसको एनस के द्वारा रेक्टम में इंसर्ट कराया जाता है ना। क्योंकि और भी बॉडी कैविटीज है, वेजाइना के द्वारा भी डाला जा सकता है, तो वो सपोजिटरीज होते हैं। कैप्सूल्स, है ना, इट इज ऑल्सो यूज टू, सॉरी एनिमा अलग चीज है, सपोजिटरीज अलग चीज है, मैं बस बताने के लिए बताया था। चलो, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज टैबलेट बाइंडर, कोटिंग एजेंट एंड स्टेबलाइजर। एक्चुअली देख रहे हो, इसका बीमारी में कोई रोल नहीं है, ये सब टैबलेट बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दवाओं के अलग अलग फॉर्म को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। गुड। एंड इट कैन बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, प्रिंटिंग इंक, लैम्प, टेक्सटाइल्स वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग कल्चर प्रिपेयर करना, बैक्टीरियल कल्चर वगैरह, उसमें भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो, तो ओवरऑल आपका फार्मास्यूटिकल एड्स खत्म होता है, फार्मास्यूटिकल एड खत्म होता है। अब बात करते हैं मिसलेनियस ड्रग की, जिसमें कि स्क्विल्स पढ़ेंगे, है ना, स्क्विल पढ़ना है, गॉल्स पढ़ना है, एंड उसके बाद अश्वगंधा पढ़ना है, एंड उसके बाद तुलसी पढ़ना है, और उसके बाद गुगुल पढ़ना है। तो काफ़ी सारे ड्रग्स हैं, तो मैं तो कहूँगा भैया कि इसका एक सेपरेट लेक्चर कर देते हैं, क्योंकि जो ये इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस वाले ड्रग का जो क्लास है इसको एक सेपरेट लेक्चर में कर दिया जाए, है ना। मैं कोशिश किया था कि ये पार्ट 5 ना हो इस चैप्टर का, लेकिन क्या करें, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा बार बार मुझे याद कराना होगा, पढ़ाना होगा, और अभी मैं पढ़ाने लग गया तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना, तो फिर दिक्कत होगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको पार्ट 5 में हम लोग कर देते हैं, टेंशन ना लीजिए। ये वाला पार्ट जो होगा ना, ये आपका एक्चुअली मिसलेनियस वाले ड्रग के लिए अलग से एक पार्ट बना दिया जाएगा, पार्ट 5, ठीक है, ओके। चलिए, तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने आज के क्लास को अटेंड किया, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। एंड जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है 1 मई से, तो आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड क्रैश कोर्स के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, है ना, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। एंड जो भी लोग इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, मिथिलेश और ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।